हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का 26वां वीडियो है। इससे पहले 25 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। तो चलिए आज देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को विलयन कर सकता है, मतलब वो अपने में घोल सकता है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा धातु जो है वो अम्लराज में घुल सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा धातु है? सोना है और प्लेटिनम है। क्या है? सोना और प्लेटिनम है जो अम्लराज में घुल सकता है और किसी में नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अम्लराज को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक्वा रेजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रेट का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। HCl का अनुपात जो है ये 3 होता है और Na3 का अनुपात जो है, मतलब नाइट्रेट का अनुपात जो है वो 3 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है ना? एक मिनट। ओहो। ठीक है, तो एक्वा में अनुपात अनुपात कितना होता है? HCl का और हाइड्रोक्लोरिक का और नाइट्रेट का, तो 3:1 का होता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या घुल सकता है? तो उसमें सोना और प्लेटिनम घुल सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से धातु को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटिनम को जो है, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो व्हाइट गोल्ड के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीवों में वर्गीकरण की 5 अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। मतलब जीवों को 5 अलग अलग वर्गों में किसने बांटा था? तो ये बांटा गया था रॉबर्ट विटकर के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट विटकर के द्वारा। कब बांटा गया था? तो सन 1969 में। कब बांटा गया था? सन 1969 में बांटा गया था। ठीक है, ये 5 क्या क्या था? कौन कौन से 5 क्रम में बांटा गया था? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा था। एक तो था मोनोरा। क्या था? मोनेरा। मोनेरा है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसके बाद हो जाएगा कवक, पादप और जंतु। ठीक है, पादप और जंतु, इन्हीं 5 वर्गों में बांटा गया था रॉबर्ट विटकर के द्वारा। किस किस में? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। वैसे मैं बता दूं कि प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय है। ठीक है, क्या है ये? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है। ठीक है, जबकि अगर कवक और पादप की बात किया जाए तो कवक और पादप पादप जो है वो सेलवाल का बना होता है। इसमें सेलवाल पाया जाता है, मतलब कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है वो, कोशिका भित्ति जो है पादप में भी पाया जाता है और कवक में भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप का कोशिका भित्ति जो है वो किस चीज का बना होता है। तो पादप का कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कवक का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? कोशिका भित्ति को ही सेल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो कवक का कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है, जबकि पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, क्या जंतु में कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु में किस चीज का कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु में कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है, जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो क्या पादप में कोशिका झिल्ली पाया जाता है? जी बिल्कुल, कोशिका पादप में जो है कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। वो जो आप हार्ड करके देखते हैं उस पे जो छाल रहता है वो किस चीज का बना होता है? वो सेल्यूलोज का ही बना रहता है, उसी को कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, जंतु में किसी प्रकार का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय है और बाकी बहुकोशिकीय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किस 5 वर्गों में बांटा गया है विटकर के द्वारा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। रुकिए लिख देते हैं क्रम वाइज, नहीं तो मे भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को। ये एक हो गया, 2, 3,
M4 और 5 इन्हीं 5 वर्गों में बांटा गया था विटकर के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अधिनियम पर आधारित है? तो किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये आधारित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे क्या कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो है मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव थे और वो चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, क्या थे? चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो आइए इसे संबंध मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो है और क्या क्या प्रावधान था, तो इसके कुछ निम्न प्रावधानों को देख लेते हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर इससे संबंधित प्रावधान की बात की जाए तो इससे संबंधित निम्न प्रावधान है। क्या क्या है? आपसे प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार जो है वो इसी के तहत मिला था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत मिला था प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार। आपसे बोला जाएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन भी इसी समय लगाया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? तो महिलाओं को जो मतदान का अधिकार है वो भी इसी अधिनियम के तहत मिला था। मतदान का अधिकार। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? ये पूछेगा कि ईसाई, ठीक है, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय को जो है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा कब किया गया था? तो इन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा भी इनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा जो है वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था। जैसे कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब दिया गया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत। कब दिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के तहत। एक और बात बता दूं कि इसी अधिनियम के तहत 1924-25 का जो बजट था उसमें आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसी अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन 1924-25 में। ठीक है, कब किया गया था? आम बजट को रेल बजट से अलग कब किया गया था? तो आम बजट को रेल बजट से अलग। रेल बजट से अलग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1924-25 के बजट में किया गया था। ठीक है, किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आम बजट को रेल बजट से अलग कब किया गया था? तो सन 1924-25 में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1924-25 में। किस समिति के सिफारिश पर? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। आइए लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि तब आम बजट को रेल बजट से कब मिलाया गया था? तो आम बजट को रेल बजट से मिलाया गया था। आम बजट को रेल बजट से मिलाया गया था 2017 में। कब मिलाया गया था? 2017 में मिलाया गया था। ठीक है, 2017 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट को
आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया, जबकि अलग किया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, लेकिन मिलाया किस समिति की सिफारिश पर था? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। कब मिलाया गया था? सन 2017 में। लेकिन अलग कब किया गया था? 1924-25 में। ठीक है, आइए कुछ और अधिनियम को भी देख लेते हैं। इसको मिटा देती हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो लोक सेवा आयोग का स्थापना जो है इसी अधिनियम के तहत हुआ था। मार्टेंगे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुआ था? तो लोक लेखा समिति की भी स्थापना इसी समिति की सिफारिश, मतलब इसी अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का स्थापना हुआ था। अगर अधिनियम देगा तो यही अधिनियम होगा। ठीक है, लोक लेखा समिति। ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या बोले, हाँ मार्ले मिंटो सुधार देखने वाले थे हम लोग। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। और इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत दिया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था। तो बजट पर प्रश्न पूछने का सार्वजनिक मामले से रिलेटेड हो, ठीक है, सार्वजनिक मामले से रिलेटेड कोई भी विषय हो उस पर बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, लेकिन उस समय पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न दैट मीन्स ये है कि मान लीजिए आप बजट में कुछ रखे हैं तो उससे रिलेटेड हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इसी को पूरक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोली, आपके मन में मेरे बात कहने से कुछ सवाल उठा, तो उस सवाल के लिए आप क्रॉस क्वेश्चन मेरे से कीजिए, उसी को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1892 के अधिनियम के तहत ही दे दिया गया था, लेकिन पूरक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इससे पहले बताई मार्ले ये मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जब उस समय द्वैत शासन लगाया था तो फिर हटाया कब गया था? तो उसे हटाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रांतों को स्वायत्तता कब मिली, मतलब उसे आजादी कब मिली थी? स्वायत्त मतलब वो अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए, प्रांत के लिए कानून बना सके, उन्हें स्वायत्त कब किया गया, यानी कि द्वैत शासन कब हटाया गया? तो हटाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख पूछ ही लिया है। किस समिति के सिफारिश पर आम बजट को रियल बजट से अलग कर दिया गया था? तो अभी जस्ट मैं बताई थी किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। कब किया गया था? 1924-25 में। कब किया गया था? 1924-25 में। और मिलाया कब किया गया, कब मिलाया गया दोनों बजट को एक साथ? तो 2017 में। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए, तो सही क्रम क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। आइए देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है,
इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए वो ये दो दे देगा, एक दे देगा धार्मिक न्याय, तो क्या आपको प्रस्तावना में धार्मिक न्याय दिया गया है? नहीं, धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है। 3 ही प्रकार का आपको न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अक्सर क्वेश्चन में धार्मिक को ही दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन नहीं था, तो धार्मिक नहीं था, 3 ही था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आइए स्वतंत्रता की देख लेते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार का दिया गया? स्वतंत्रता दिया गया कुल 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन-कौन सा? आइए उसे देख लेते हैं। कौन सा स्वतंत्रता है? ओह! विचार की स्वतंत्रता। इसके बाद कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कौन कौन सा स्वतंत्रता दिया गया? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, अगर वही समता की बात की जाए तो कुल कितने प्रकार का समता प्रस्तावना में दिया गया है? तो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का समता दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो आइए इसे देख लेते हैं। अगर समता की बात की जाए तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो प्रतिष्ठा का समता, प्रतिष्ठा और अवसर का। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर का समानता दिया गया। समता मतलब समानता दिया गया। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर का। और कितने प्रकार का न्याय दिया गया प्रस्तावना में? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में अब तक एकमात्र बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत क्या जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में एकमात्र बार अभी तक संशोधन हुआ, एकमात्र बार। ठीक है, जिसके तहत क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? कब हुआ था प्रस्तावना में संशोधन? तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसके काल में? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, और संशोधन करने का परमिशन केशवानंदा भारती केस में दिया गया था। ठीक है, कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो उसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ज्यादातर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ही देता है। ठीक है, एक क्रम वाइज ही पूछ लेता है कि प्रस्तावना में जो है वो कितने प्रकार का क्या है, कितने प्रकार का रूप है, स्वरूप उसका क्या है? तो प्रस्तावना का स्वरूप जो है, पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। तो स्वरूप इस प्रकार से है: प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, एक मिनट, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ठीक है, क्रम वाइज इसी तरीके से है। कई बार एग्जाम में क्रम वाइज लगाने के लिए देता है कि क्रम से इसी सजाइए, तो क्रम वाइज इसी तरह होगा: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ठीक है, इसी तरीके से सीरियल वाइज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक और क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो है वो लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया प्रस्तावना का भाषा? तो प्रस्तावना का भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक संसद को पारित करने की आवश्यकता है। ठीक है,
किस बहुमत से? तो संसद जो है नए राज्य के निर्माण के लिए साधारण बहुमत से पारित करता है। किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि आप देख लीजिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को ही देख लीजिए। अगर अपने राज्य के अंदर ही एक राज्य को तोड़ के दूसरे राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, या फिर किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, ये सब करना है तो आर्टिकल 3 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन अगर किसी अदर देश से कोई राज्य क्षेत्र को मिलाना है अपने राज्य में, ठीक है, या फिर किसी और देश को प्रवेश देना है अपने राज्य में, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अपने राज्य की बात होती है, अपने राज्य में किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण करना है, या फिर उसके सीमा क्षेत्र में बढ़ाना है उसके सीमा क्षेत्र को, या फिर घटाना है, या उसके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3। लेकिन बाहरी राज्य को मिलाना है अपने राज्य में, तो आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सिक्किम, सिक्किम को मिलाया गया था किस अनुच्छेद के तहत? तो सिक्किम को मिलाया गया था आर्टिकल 2 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। वहीं अगर बात की जाए जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, वैसे कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और किस बहुमत से संसद को पारित करना होता है? ऐसे प्रावधान जो है तो वो साधारण बहुमत से पारित करना होता है, ठीक है। और आर्टिकल 2, 3, 4 को जो है वो अनुच्छेद, जैसे संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संविधान संशोधन जो है वो 368 के तहत होता है। किस भाग में दिया गया है? तो भाग 20 में है। किस भाग में? भाग 20, ठीक है। तो आर्टिकल 2, 3, 4 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत मात्र 2 तरीके से संशोधन हो सकता है, या तो विशेष मतलब 2/3 बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो। इस तरीके से अगर कोई भी संशोधन हो रहा है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत रखा जाएगा। लेकिन साधारण बहुमत से किसी भी चीज में संशोधन होता है तो उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है। उसे 368 के तहत नहीं माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्यता किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता दिया गया था, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग बहुत ही प्रसिद्ध है। फजल अली आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए। फजल अली आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? आयोग का गठन जो है वो हुआ था सन 1953 में। कब हुआ था? सन 1953 में। लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? तो इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सौंपा था 1955 में। कब सौंपा था? 1955 में रिपोर्ट दिया था 1955 में। और इनके तहत जो है इन्होंने सिफारिश क्या की थी? इन्होंने 14 राज्यों का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी? तो इन्होंने 14 राज्यों प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का सिफारिश किया था, ठीक है। मतलब इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। रिपोर्ट कब दी है? 1955 में। फजल अली आयोग जो है उनके अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। इन्हीं के नाम पर इस समिति का ही नाम रख दिया गया था। कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 3 सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू थे, और के एम पन्नीकर थे। कौन कौन थे? एक तो ये सदस्य हो गए, और 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तीसरा सदस्य कौन थे? तो के एम पन्नीकर थे। कौन थे? के एम पन्नीकर।
तो आपसे पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग कुल कितने सदस्यों का आयोग था? तो 3 सदस्यों का आयोग था। कौन-कौन से सदस्य थे? तो फजल अली उनके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू थे और के एम पन्नीकर थे, ठीक है। इसके तहत और क्या-क्या प्रावधान किया गया था? तो भाषाई आधार के लिए तो किया गया था स्पेशली, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और भी प्रावधान किया गया था। आइए उस प्रावधान को देख लेते हैं। आई होप आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। और किसका-किसका प्रावधान किया गया था? तो और किया गया था इसके तहत, इस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक हाई कोर्ट, क्या? एक हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक, एक से अधिक जो है वो राज्य या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आ सकता है। मतलब एक हाई कोर्ट के अंतर्गत ही, एक हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक राज्य या फिर एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हाई कोर्ट हो ही। एक हाई कोर्ट ही 2 राज्य को या फिर 2-3 राज्य को, एक केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश को देख सकता है, ठीक है। और क्या प्रावधान किया गया था? और प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल, क्या? एक राज्यपाल एक एक या एक या एक से अधिक, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। एक राज्यपाल जो है, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। ये प्रावधान किसके तहत किया गया था? तो ये प्रावधान भी किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। और ये प्रावधान एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के अंतर्गत, मतलब एक हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक राज्य या फिर एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश भी आ सकता है। ये प्रावधान भी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए एक राज्यपाल है, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, ठीक है, तो उसे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही वेतन दिया जाता होगा, भत्ता दिया जाता होगा। जब वो राज्यपाल मान लीजिए उत्तर प्रदेश का या बिहार का, दोनों का राज्यपाल बन गया, तो उसका वेतन भत्ता कैसे दिया जाएगा? तो उसका वेतन भत्ता जो है वो राष्ट्रपति तय करेंगे कि किस राज्य को कितना वेतन देना है, मतलब कितना परसेंट। मान लीजिए जैसे कि आनंदीबेन पटेल अभी यूपी की राज्यपाल है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो है वो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और बिहार की भी राज्यपाल है। तो उसका वेतन जो भी है, ठीक है, मान लीजिए 2,50,000 उसका वेतन है। 2,50,000 वेतन है तो कितना उत्तर प्रदेश देगा और कितना बिहार सरकार देगा, ये तय करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो राज्यपाल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। अगर ऑप्शन में पश्चात प्रयत्न दे तब तो पश्चात प्रयत्न आंसर हो जाएगा। अगर पश्चात प्रयत्न और 5 वर्ष दोनों दे तब भी आंसर पश्चात प्रयत्न ही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पश्चात प्रयत्न नहीं हो और 5 साल दिया हो तो 5 साल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनको हटा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है, यानी कि गोल्डन ट्रेंगल। तो गोल्डन ट्रेंगल जो है वो किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 14, 19, 21, ये तीनों आर्टिकल को मिलाकर संविधान का स्वर्ण त्रिकोण या फिर गोल्डन ट्रेंगल कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो क्या आधारभूत है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसी को डीपीएसपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जिक्र किस भाग में किया गया है? तो इसका जिक्र जो है भाग 4 में किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इस अनुच्छेद के तहत है नीति निर्देशक तत्व, तो वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई, यानी कि समान नागरिक संहिता की बात की गई किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 44 में। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये सब सारा आर्टिकल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल किस देश से ली गई है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। अगर इनके निर्वाचन पद्धति की बात की जाए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो निर्वाचन पद्धति लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो महाभियोग की बात की जाए, महाभियोग इनको लगता है आर्टिकल 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, यानी कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आप लोगों को कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो किस सदन में लाया जाता है, क्या लोक सदन में लाया जाता है या फिर राज्य सदन में, यानी कि लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में। तो जी, राष्ट्रपति से संबंधित अगर प्रस्ताव लाना है महाभियोग से संबंधित, आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। कंडीशन अप्लाई, अगर मान लीजिए आप लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के कुल बहुमत का 1/4 सदस्य जो है वो लिखित सिफारिश दे कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहिए, तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा कि 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों का लिखित सिफारिश हो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आए, तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को जब पारित किया जाता है महाभियोग वाले प्रस्ताव को, तो 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। किस बहुमत से, 2/3 बहुमत से। लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पारित करेगा और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। ठीक है, महाभियोग वाले प्रस्ताव को, लेकिन लाने से पहले 1/4 का मतलब होना चाहिए, यानी कि 1/4 का होना चाहिए। ठीक है, और प्रस्ताव, उनके महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। उनको सूचना दिया जाता है कि हाँ आप पर महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान। किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 393 में कहा गया। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। किसे है, संसद को। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में जो है मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 1+7 था। कितना था, 1+7। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 1+33 यानी कि 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। कितने थे, 8 थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जे कार्लियर थे। कौन थे, क्या नाम था उनका भाई, जे कानिया करके नाम था। ठीक है, जे कानिया थे प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जे कानिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा
व्यष्टि शास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो व्यष्टि शास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया था रेगनर फ्रिंज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रेगनर फ्रिंज के द्वारा। और इन्हीं को अर्थव्यवस्था का यानी कि आर्थिक शास्त्र का, किसे? अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रेंच को ही मिला था। कब मिला था? सन 1969 में। घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 1968 में। कब घोषणा हुई थी? 1968 में। क्योंकि जब नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में हुई थी। उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1968 में, और इसी के तहत 1969 में प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगनर फ्रिंज को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाता है। लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी शुरुआत? 1901 में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा जो है राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। ठीक है, किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए, आइए जुड़वा से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? क्या? जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी प्लस शुक्र को। किसे कहा जाता है? पृथ्वी प्लस शुक्र और अरुण प्लस वरुण को। किसे? अरुण प्लस वरुण को। या तो आपको ऑप्शन में पृथ्वी प्लस शुक्र मिल जाएगा, यानी कि पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा अरुण प्लस वरुण। अगर दोनों देगा तो बहुत हो जाएगा, अगर एक देगा पृथ्वी और शुक्र तो आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो किसको किसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी और शुक्र को, या फिर अरुण या वरुण को। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा धातु, जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है? ठीक है, जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है? तो जुड़वा तत्व कहा जाता है शीशा प्लस जस्ता को। किसे कहा जाता है? शीशा प्लस जस्ता को, यानी कि जिंक को। ठीक है, जुड़वा धातु कहा जाता है या जुड़वा तत्व कहा जाता है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जुड़वा समिति, जुड़वा समिति किसे कहा जाता है? तो जुड़वा समिति कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, प्राक्कलन समिति प्लस लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति को जुड़वा समिति कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो जुड़वा शहर जो है वो कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद को। हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? अगर आपसे जुड़वा राजधानी पूछ लिया जाए तो हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसके तहत, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है पिग्गट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? पिग्गट के द्वारा। पिग्गट एक हिस्टोरियन थे, इन्हीं के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है,
जुड़वा शहर की संज्ञा किसे दी गई है? तो जुड़वा शहर की संज्ञा दी गई है हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद को। जुड़वा समिति के नाम से किसे जाना जाता है? प्राक्कलन समिति प्लस लोक लेखा समिति को, ठीक है। जुड़वा तत्व किसे कहा जाता है? सीसा प्लस जस्ता को। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र या अरुण, वरुण को कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था, ठंडा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ठंडा ग्रह के नाम से अरुण ग्रह को जाना जाता है। किसे? अरुण ग्रह को। हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा ग्रह के नाम से भी अरुण ग्रह को जाना जाता है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है शनि को बोले, सॉरी, बृहस्पति, पृथ्वी को। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह अरुण ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह। सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है? तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के पास बहुत ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। सेकेंड में बृहस्पति हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैज बॉल किस खेल से संबंधित है? तो बैज बॉल क्रिकेट से संबंधित वर्ड है। किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैरीबाल्डी को। किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। एक कथन है कि क्या कथन है कि अगर आप विकास चाहते हैं तो नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन मैजनी का है। किसका कथन है? मैजनी का कथन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है भारत का बिस्मार्क? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुलिस का या भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीधा कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन अगर भारतीय ऐड हो जाएगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? इंडो सांको सचर जोन। कौन अलग करता है? इंडो सांको सचर जोन। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, ठीक है, महान हिमालय को लघु हिमालय से या हिमांचल हिमालय से, इसी को हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय को कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? तो अलग करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। कौन करता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट करता है, ठीक है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है? किसका संरचनात्मक भाग है? तो पूर्वी घाट का। किसका संरचनात्मक भाग है? पूर्वी घाट का, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किसे कहा जाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी चोटी हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। क्या हो जाएगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी? तो अन्नाई मुड़ी हो जाएगा, जो अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का यानी या फिर दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी भाग का पर्वत कौन सा है? तो कार्डमम हिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्डमम हिल या फिर इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पर्वत है, ठीक है। लेकिन दक्षिणतम चोटी पूछ लिया जाए आपसे तो हो जाएगा अन्नाई मुड़ी, ठीक है। जबकि नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा एक प्रकार का मिट्टी है। ये क्या है? ये मिट्टी का प्रकार है, ठीक है। करेवा मिट्टी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पिछले वीडियो में अच्छे से मिट्टी वाला क्वेश्चन आया था तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ा दी। भारत में कितने प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, किस किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? हिमानी निक्षेप से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? हिमानी निक्षेप से हुआ है। हिमानी निक्षेप से करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर की खेती होती है? तो जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ
केसर की खेती होती है, ठीक है। केसर की खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। किस मिट्टी में? तो करेवा नामक मिट्टी में केसर की खेती होती है, ठीक है। सैफरोन क्रांति, एक पूछा जाता है सैफरोन क्रांति किससे संबंधित है? तो सैफरोन क्रांति जो है वो केसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? केसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है। कौन सा है? मोनोसाइट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा, क्या सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो सबसे छोटा पूछ लेगा तो वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा मोनोसाइट है। लेकिन अगर पूछ लेगा आपसे सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है? सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा डब्ल्यूबीसी है? डब्ल्यूबीसी को ही व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है या फिर श्वेत रुधिराणु कहा जाता है, ठीक है। श्वेत रुधिराणु को ही डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा संख्या में डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग है? तो वो है न्यूट्रोफिल। कौन सा है? न्यूट्रोफिल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम संख्या में, ठीक है, सबसे कम संख्या में कौन सा डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो वो हो जाएगा बेसोफिल। कौन सा हो जाएगा? बेसोफिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का वो कौन सा पार्ट है जिसका संख्या सबसे बड़ा होता है। तो अगर सबसे बड़ा पूछ लेगा, साइज में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मोनोसाइट। साइज में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो लिम्फोसाइट। अगर संख्या में पूछ लेगा सबसे ज्यादा संख्या किसका है, तो न्यूट्रोफिल का हो जाएगा। सबसे कम संख्या किसका है, तो बेसोफिल का हो जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट का ही एक भाग है टी सेल, ठीक है। टी सेल किसका है? लिम्फोसाइट का है। जिसे एड्स होता है तो ये वाला ही खत्म हो जाता है, इस कारण उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि डब्ल्यूबीसी का संख्या शरीर में कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का संख्या कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का संख्या जो है वो होता है 4000 से 11000 के बीच। कितने के बीच? 4000 से 11000 के बीच डब्ल्यूबीसी का संख्या होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लेगा कि आरबीसी का संख्या कितना होता है शरीर में, तो आरबीसी का संख्या जो है वो 50 लाख से 55 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख से 55 लाख। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा सकता, ऐसे भी क्वेश्चन मेरे से अगर लाख नहीं देगा तो मिलियन पूछ लेगा, 4 से 5 मिलियन या फिर 5 से 6 मिलियन देगा, इस टाइप से क्वेश्चन देगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास पास पूरा ऑप्शन में तो देगा ही नहीं ना। तो 50 लाख से 55 लाख आरबीसी का संख्या होता है। अगर वहीं आपसे प्लेटलेट्स का संख्या पूछ ले कि प्लेटलेट्स का संख्या कितना होता है, प्लेटलेट्स का संख्या जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख एक स्वस्थ मानव में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। और जब किसी को डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का संख्या ही बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स का संख्या बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ब्लड को जमाता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग करता है, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग का काम किसका है? तो ब्लड क्लोटिंग का काम है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और डेंगू में क्या होता है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स का संख्या बहुत कम हो जाता है। देखते हैं जिसको डेंगू होता है उसका 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 तक प्लेटलेट्स की संख्या आ जाता है। इसलिए डॉक्टर उसको प्लेटलेट्स चलाने की सलाह देता है या फिर उस टाइप से कुछ दवा देता है जिससे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए। तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 4,000 से 11,000। और वहीं आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या 50 लाख से 55 लाख, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मेरे से, ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच।